नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, अलीगढ़ में 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो सौगात देने के लिए आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। इसी को लेकर लोधा क्षेत्र में लगातार तैयारियां तेज हो गई हैं। 14 तारीख को होने वाले विशाल कार्यक्रम की रूपरेखा और समीक्षा बैठक के मद्देनजर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर को करीबन 2 बजे विश्वविद्यालय के जमीन पर बने हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे। साथ ही अलीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी भी हासिल करेंगे। सीएम योगी ने 2019 के उपचुनावों में इगलास क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तर्ज पर ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तभी से अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनने का रास्ता साफ हो गया था और अब उसका शिलान्यास खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। योगी सरकार आगामी 6 महीने में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित 51,000 परीक्षार्थियों को, आपको बता दें कि उद्योगों में रोजगार दिलवाने वाली है। साथ ही 40,000 अभ्यर्थियों को उद्योगों और एमएसएमई में शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके तहत चयनित युवाओं को 7,000 रुपए का मानदेय हर महीने मिलने वाला है। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मंगलवार को लोक भवन में हुई प्रेस वार्ता में ये जानकारी विस्तार से दी थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही प्रदेश के निर्माणाधीन योगी आदित्यनाथ जल्द ही प्रदेश के निर्माणाधीन 16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में 58,189 पंचायत सहायकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें, बुधवार 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच इन चयनित पंचायत सहायकों के नाम घोषित होना शुरू हो जाएंगे। हर पंचायत भवन पर चयनित पंचायत सहायक का चयन पत्र चस्पा किया जाएगा। पंचायती राज निदेशालय की वेबसाइट पर इन तमाम चयनित पंचायत सहायकों का नाम, पता, संबंधित ग्राम पंचायत, ईमेल आईडी का ब्यौरा डाला जा रहा है। चयन के बाद इन पंचायत सहायकों को 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में इन पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायत के क्रियाकलाप, उनके अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निषाद पार्टी ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है और सरकार बनाएगी भी। संजय निषाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात करी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर हुई इस मुलाकात में यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे के साथ ही बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाने की रणनीति पर चर्चा विस्तार से हुई है। बैठक में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के जल्द समाधान पर भी बात हुई। आपको बता दें, संजय निषाद पार्टी आगामी चुनावों के मद्देनजर सीटों की मांग को लेकर के यहां पहुंचे हुए थे। तो वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी के दौरे पर हैं और बीते दिन ओवैसी ने अयोध्या के रुदौली में एक सभा को संबोधित भी किया था। यहां उन्होंने कहा कि ये 2017 वाली मजलिस नहीं है, अब हमारा संगठन मजबूत हो गया है। हमारी पहली कोशिश है कि यहां से हमारी मुस्लिम लीडरशिप की शुरुआत हो। इसके साथ ही ओवैसी ने पोस्टर में फैजाबाद शब्द को लेकर हुए विवाद पर कहा कि अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में आता है। फैजाबाद नाम से सरकार को जलन क्यों है? उन्होंने कहा कि यहाँ तो अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती कैसी थी समझिए। मंदिर पर हमला करने आए लोगों पर अशफाक उल्लाह खां गोली चलाने को तैयार थे। हम कश्मीर गए तो अयोध्या भी जाएंगे।
इसके अलावा ओवैसी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में 19% मुसलमान हैं और 9% यादव, लेकिन सीएम आपका ही बनेगा और हमें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। ओवैसी 2022 विधानसभा चुनावों को साधने के लिहाज से आज सुल्तानपुर पहुंचने वाले हैं। सियासत के जानकारों का यह भी मानना है कि सुल्तानपुर के साथ साथ उनकी नजर अमेठी और रायबरेली पर भी सीधे तौर पर है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इन तीनों जिलों में भले ही 2017 में भाजपा ने अपना वर्चस्व बनाया हो, लेकिन इसे आज भी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। इन तीनों जिलों में लगभग 43% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी सुल्तानपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी जिलाध्यक्ष के मुताबिक ओवैसी यहां करीबन 6 घंटे ठहरेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आशीष मिश्रा लाइव है हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, क्या कुछ अपडेट है? ओवैसी कब तक पहुंच जाएंगे और क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा रहने वाली है? जी, 3 बजे जो है उनका सुल्तानपुर आगमन होगा। एएमआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब जो है सुल्तानपुर पहुंचेंगे लमसम 3 बजे। 3 बजे सुल्तानपुर पहुंच के अपने जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ठीक है आशीष, सुल्तानपुर के ये किस क्षेत्र में जनसभा हो रही है और उसके अलावा इस क्षेत्र से कितने क्षेत्र प्रभावित होते हैं? जी, मैं बता दूं कि जो है फैजाबाद अयोध्या प्रयागराज रोड के जस्ट बगल जो है ओसड़ा गांव है, ओदरा गांव है, उसी के बगल जो है इनका जनसभा का प्रोग्राम रखा गया है। मेरे ख्याल में आप जनसभा स्थल पे खड़े हैं, अगर हो सके तो कैमरा पैन करके एक बार तस्वीरें दिखा दें। क्या कुछ तैयारियां हैं? जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए अब धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी 10 सितंबर को 2 दिन के दौरे पर लखनऊ आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इस 2 दिनों में प्रियंका संगठन की पेच कसने वाली हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी इस दौरान अपने फ्रंटल संगठनों के साथ बैठक भी करेंगी। बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को राजधानी में कांग्रेस एक बड़ी रैली करने की योजना में है। इस रैली के मद्देनजर ही प्रियंका लखनऊ पहुंच रही हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आगामी यूपी चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। एक कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाता कि दूसरे का आगाज हो जाता है। प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी के पहले चरण की समाप्ति होते ही आज लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही हैं। इस बैठक में मायावती ने मंडल स्तरीय नेताओं और कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया है, जिनसे फीडबैक और सियासी समीकरणों पर मंथन होगा। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से बसपा सुप्रीमो इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर विचार विमर्श भी कर सकती हैं। मथुरा में बीते दिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम पहुंची। आयोग की रजिस्ट्रार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जिला अस्पताल का इंस्पेक्शन किया। इस दौरान टीम ने डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर से पीड़ित भर्ती मरीजों का हाल जाना। करीबन 1 घंटे तक चले इंस्पेक्शन में सीएमओ को व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। एनसीपीसीआर टीम को इंस्पेक्शन के दौरान पीकू वार्ड गायब मिला, जिसको लेकर टीम ने नाराजगी जताते हुए सीएमओ को जल्द ही पीकू वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मथुरा में डेंगू के अब तक 258 और इसी तरीके से और भी कुछ मामले हैं जिनके मरीज मिले हैं। मलेरिया के 24 मरीज मिले हैं। अगर गांव स्तर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या कोह गांव में है, जहां 122 मरीज अभी भी भर्ती हैं। कानपुर में एक बड़े रेडियोलॉजिस्ट ने फर्जीवाड़ा करते हुए शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश के 22 जिलों में 28 अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेंटर चलाए जाने का खेल सामने आया है। इसके मास्टरमाइंड कानपुर के डॉक्टर एडश पर्सिवल जेम्स क्लिफर्ड हैं और फर्जीवाड़ा सामने आने पर परिवार कल्याण के महानिदेशक ने उच्च स्तरीय जांच बैठा दी है। डॉक्टर ने नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। इसके फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद 28 सेंटरों के मालिक और डॉक्टर
एडिस को समन जारी किया गया। डॉक्टर एडिस को 15 सितंबर तक अपना पक्ष महानिदेशक परिवार कल्याण के समक्ष रखने का समय मिला है। बाराबंकी के टिकैत नगर कोतवाली पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के व्यापार को रोकने के लिहाज से छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने बांस गांव में अवैध कच्ची शराब की भट्टी भी ध्वस्त करी है। पुलिस टीम ने मौके से भारी मात्रा में लाहन भी बरामद किया है। हालांकि इस कारोबार को करने वाला कोई भी व्यक्ति पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। कोतवाली प्रभारी शशिकांत यादव ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के आदेश पर अभियान चलाया जा रहा है, जो अवैध शराब के खिलाफ जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवयोग सेवा समिति के साथ साथ CCRYN और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित वेबिनार में शामिल हुए। इस वेबिनार का थीम सूर्य नमस्कार देवभूमि परंपरा का अद्भुत उपहार रखा गया था। इस मौके पर सीएम धामी ने सूर्य नमस्कार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नैनीताल, भीमताल, रामनगर और लाल कुआं विधानसभा क्षेत्रों को 127 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही कई सारी सौगात भी देंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ नैनीताल क्लब में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा होगी। सीएम धामी करीबन 11 बजे GTC हेलीपैड देहरादून से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होकर दोपहर 12 बजे कैलाखान स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद 12:15 बजे कार से गोविंद वल्लभ पंत मार्ग मल्लीताल पहुंचने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए योगेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? योगेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? क्या कुछ अपडेट है? जी 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 पूजा, देखिए साफ तौर पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नैनीताल दौरा है। सीएम बनने के बाद पुष्कर धामी का ये पहला दौरा है, जहां वो 12:15 बजे नैनीताल के पंत पार्क पहुंचेंगे, जहां 137 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। इसके साथ ही सीएम आज भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद देर शाम उनकी जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक है। बेहद महत्वपूर्ण ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। उससे पहले सभी जिलों को सीएम की बड़ी सौगात मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आज ये देखना होगा सीएम नैनीताल जिले के लिए क्या कुछ बड़ी घोषणा करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समान कार्य समान वेतन सहित कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर उपनल कर्मचारी बीते कई महीनों से हड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा आक्रोशित कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर के भी प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। ये खास रिपोर्ट देखिए। तुम आवाज दो, हम एक हैं। ये उन हजारों कर्मचारियों की आवाज है जो पिछले कई महीनों अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और तो और सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ हवन भी किया। लेकिन हवन में सुलगती आंख सरकार तक नहीं पहुंची, जिसके बाद उपनल कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों से सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। जिसके बाद वही हुआ जो नहीं होना था। उपनल कर्मचारी 2 दिन पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए। उपनल कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए, जिसमें नियमितीकरण और सुप्रीम कोर्ट से MLC वापस लेने की मांग को लेकर उपनल कर्मचारी कार्य बहिष्कार किया, सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और रैली भी निकालते हुए अपनी मांगों को धार दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य सरकार लंबे समय से उपनल कर्मचारियों का शोषण करती आ रही है। यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई या राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया तो अक्टूबर माह से उपनल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
राज्य में 13 के 13 जिलों में उपनगर कर्मचारी हड़ताल में आज और कल को। अगर आज और कल भी सरकार नहीं मानती है, आने वाले 1 महीने में हम पूरे विभागों को क्लोज कर देंगे, चाहे वो आकस्मिक सेवाएं हो, चाहे वो जिस प्रकार की सेवाएं हो। जो भी क्षति होगी वो राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार को समझना चाहिए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में जितने भी कर्मचारी हैं उनको एक नियमावली के तहत नियमित किया जाए, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। अगर राज्य सरकार ये चीज नहीं चेतती है तो हम पूरे विभागों में क्लोज कर देंगे, चाहे वो आकस्मिक सेवा हो, चाहे विद्युत सेवा हो, चाहे वो जल सेवा हो, सभी सेवाओं को हम बंद कर देंगे। आकस्मिक सेवा, विद्युत सेवा, स्वास्थ्य सेवा, हाँ, सब जगहों पे हड़ताल है। सभी कर्मचारी हमारे रोडों में है आज, चाहे वो देहरादून में हो, चाहे उत्तरकाशी में हो, चाहे वो चंपावत में हो। आज हम लोग मुख्यमंत्री महोदय को डीएम के माध्यम से रैली निकाल के ज्ञापन सौंप रहे हैं। उपनल संविदा कर्मचारी लंबे समय से प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव और सड़कों पर उतरकर अपने सम्मानजनक मानदेय को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहे। अब एक बार फिर 7 सूत्री मांगों को लेकर उपनल कर्मचारी प्रदेश भर में 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कर्मचारियों की इस मांग को सरकार लड़ाई में बदलती है या फिर उपनल कर्मचारियों की मांग को पूरा करती है। जनता टीवी न्यूज डेस्क से रंजीत यादव की रिपोर्ट। कोविड संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज लगवानी बेहद जरूरी है, तभी संक्रमण के खतरे से सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में वैक्सीन की दूसरी डोज की तारीख गुजरने के बाद भी लगभग 4 लाख लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज अभी तक नहीं लगवाई है। बीते 8 महीने में अब तक 28% लोगों को दूसरी डोज लग पाई है, जबकि दोनों डोज लगवाने वालों में संक्रमण दर काफी कम बताई जा रही है। प्रदेश में 18 से ज्यादा उम्र वर्ग के लोगों में 77.29 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जानी है। इसमें 5 सितंबर तक 67.50 लाख को पहली और 21.61 लाख को वैक्सीन की दूसरी डोज मिल चुकी है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।